Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 1 और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के जरिए इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलता है कि मुख्य तौर पर भारत के सामने कौन सी चुनौतियां आई थीं उसका वर्णन करें। यानी कि राष्ट्र निर्माण के समय भारत के सामने आखिर कौन कौन सी चुनौतियां आई थी उसका हमें वर्णन करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि मुख्य तौर पर भारत के सामने ये 3 चुनौतियां आई थी। पहला तो ये एकता एवं अखंडता की चुनौती, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना, तीसरा समानता पर आधारित विकास। अब इनको समझते हैं। तो पहला एकता एवं अखंडता की चुनौती का मतलब है कि भारत अपने आकार के हिसाब से, अपनी विविधताओं के हिसाब से किसी महादेश से कम नहीं है। तो उनको एकता में रखना, उनको अखंडता के अंदर बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे पास। दूसरा लोकतंत्र की स्थापना, यानी लोकतंत्र हर देश के अंदर होता है बट उनके मतलब अलग अलग होते हैं। तो भारत ने संसदीय प्रणाली वाला लोकतंत्र अपनाया था, यानी कि जनता अपना कैंडिडेट खुद चुनेगी। तो बेसिकली ये हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। और दूसरा है कि भारतीय संविधान ने हर एक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया और मतदान का अधिकार दिया कि जिसे आप चाहोगे उसे चुनोगे। और थर्ड ये समानता पर आधारित विकास करना, यानी ऐसा विकास करना जिसमें संपूर्ण कल्याण और संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना ही किसी एक वर्ग का जो कि बहुसंख्यक रूप में है। तो अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना है हमें, किसी को भी ऐसे एहसास ना हो कि भाई हम अल्पसंख्यक है तो हमारे साथ गलत किया जा रहा है। यानी सभी के साथ जो प्रॉपर वे में विकास होना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियाँ आई थी भारत के सामने जब राष्ट्र निर्माण हुआ था कि हम इन पे खड़े उतरेंगे ज़रूर। तो ये इस पर कई सारे नेताओं ने प्रैक्टिस भी करी जो कि खड़े भी उतरे और आज हमारा देश अखंडता के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ और उसमें क्या क्या समस्याएं सामने आई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय को अपनाने का तर्क दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, भारत के अंदर 2 कौमें रहती हैं, ये उनका देश है, यानी कि हिंदू और मुसलमानों का देश है। तो इसी तर्क के लिए, यानी इसी तर्क के मुताबिक उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की, अलग देश की मांग शुरू कर दी जिसका नाम था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की उन लोगों ने मांग शुरू करी। तो अपितु हिंदू और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश है और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की, यानी कि पाकिस्तान की मांग की। अर्थात मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल किए गए, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। और इन दोनों हिस्सों के बीच में भारत का भाई बहुत बड़ा भूभाग का विस्तार होगा, यानी कि एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान होगा, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान होगा, उसके बीच में भारत। तो बेसिकली ये मुसलमानों के आधार पर हिस्से तय किए थे कि पश्चिमी पाकिस्तान के, यानी पश्चिमी हिस्सा जो था हमारा भारत का, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या थी मुसलमानों की, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया। इसी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी तो वो पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। तो ये मुसलमानों जनसंख्या के आधार पर ही किया गया था। अब देखते हैं कि इस समय हमारे पास समस्याएं क्या क्या आई विभाजन के समय। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास समस्याएं कुछ ये आई कि भारत विभाजन के समय ये नहीं कहा गया था कि जो इलाके बटे हैं उन इलाकों के अंदर अल्पसंख्यकों का भी बंटवारा होगा, यानी जो पश्चिम पाकिस्तान का इलाका आया है उसमें जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनका बंटवारा होगा, या फिर जो हिंदुस्तान जो बचा है हमारा उसमें जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं उनका बंटवारा होगा। परंतु फिर भी दोनों इलाकों के अंदर धर्मों के आधार पर दंगे शुरू हो गए और दोनों ही धर्मों के कई सारे लोग मारे गए। और क्या हुआ, विभाजन की प्रक्रिया में सिर्फ ज़मीन का ही बंटवारा नहीं हुआ था, भारत की संपदाओं का भी बंटवारा हुआ था। और साथ ही आज़ादी और विभाजन के समय भारत को पुनर्वास की भी समस्या देखने को मिली थी, यानी कि जब दोनों आज़ादी और विभाजन का समय चल रहा था, लोग बहुत परेशान थे, अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा, तो उन्होंने भारत के अंदर विस्थापन किया और वहाँ रहने लग गए। तो परंतु भारत ने इस परेशानी को देखकर मुँह नहीं मोड़ा बल्कि उनका साथ दिया और उसके लिए उनकी परेशानियों को देखने के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया था। तो ये थी हमारी कुछ समस्याएं जो कि भारत के विभाजन और आज़ादी के समय में देखने को। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास आता है कि हैदराबाद का विलय आखिर कैसे हुआ। देखिए, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। तो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो भारत ने उनसे कहा कि भाई आप हमारे भारतीय संघ के अंदर शामिल हो जाइए। तो निज़ाम ने क्या करा, 1 साल का समय मांगा कि मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं समझौता करके सोच समझ के बताता हूँ आपको। तो भारत ने दे दिया उसको। परंतु 1947 में 1948 तक कोई जवाब ही नहीं आया, और कोई जवाब नहीं आया तो हैदराबाद की जो जनता थी उसने उल्टा निज़ाम के खिलाफ ही क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। वहाँ के किसानों ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के बच्चों ने, सब ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। तो निज़ाम ने क्या करा, उसने देखा कि भाई आंदोलन तो मेरे
मेरे खिलाफ ही हो रहा है। तो उसने उस आंदोलन को कुचलने के लिए क्या किया, वहाँ पर एक अर्धसैनिक बल लगा दिया जिसको रज़ाकर के नाम से भी जाना जाता है। और उन सैनिकों ने क्या करा, जो आंदोलनकारी थे उन सभी को गोलियां मार दी, तलवारों से मार दिया। तो जब ये बात भारत सरकार को पता चली तो भारत सरकार ने इसकी जवाब की कार्यवाही में सन 1948 और सितंबर को क्या करा, एक सैनिक बल के प्रयोग से भारत में शामिल होने के लिए निज़ाम को मजबूर कर दिया। और इसी प्रकार भारतीय संघ के अंदर हैदराबाद रियासत का विलय हुआ। जो मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं वो सब यहाँ ब्रीफ में लिखी हैं। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अब मणिपुर रियासत का विलय आखिर कैसे हुआ। तो देखिए, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही, यानी कि जब भारत ने प्रस्ताव रखा मणिपुर के राजा बोधचंद्र के पास कि आप हमारे भारतीय संघ के अंदर शामिल हो जाइए, तो राजा बोधचंद्र जी ने कहा कि ठीक है जी, हम शामिल हो जाएंगे, परंतु आपको हमारे देश के यानी हम आपको हमारे राज्य के लोगों को कुछ स्वायत्तता देनी पड़ेगी। परंतु भारत सरकार को भारतीय संघ के अंदर लाना था उन्हें, तो उन्होंने वो भी राज़ी किया कि हम आपको स्वायत्तता देंगे। तो इसके चलते राजा बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ के विलय पर सहमति पर हस्ताक्षर किए और जनता के दबाव में आकर 1948 में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। कहाँ पर, मणिपुर के अंदर। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ पर सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया और जून 1948 के अंदर चुनाव हुए। तो मणिपुर सबसे पहला राज्य हमारा जहाँ भारत के अंदर चुनाव हुए थे। अंततः भारत सरकार मणिपुर को भारतीय संघ में विलय कराने में कायम हुई, यानी कि सफल हुई। ठीक है, तो ये था हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि राज्यों का पुनर्गठन आखिर कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, क्यों हुआ। तो इसका आंसर है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई और संस्कृति बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई थी। यानी कि स्वतंत्र भारत के अंदर ये मांग होने लगी थी कि भाई हमारे भाषा, हमारी संस्कृति के आधार पर हमें अलग राज्य बना देना चाहिए। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, तेलुगी भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास के प्रांतों के तेलुगी भाषा इलाकों को अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाए, उनका ये मानना था। फोर्थ, और इसके लिए आंदोलन करते समय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता श्री रामलूलू के 56 दिनों की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु भी हो गई। यानी कि अलग एक मद्रासी लोगों के लिए, तेलुगी भाषा लोगों के लिए राज्य बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किए। कई सारे आंदोलन हुए, तो इस आंदोलन के चलते कई नेताओं की मृत्यु भी हो गई, उसमें से ये प्रसिद्ध है। और इसी कारण सितंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई भारत सरकार ने। और इसी के बाद धीरे धीरे और भी सारे आंदोलन उठे और उन्हीं के मुताबिक, उनकी भाषा और संस्कृति के मुताबिक सभी राज्यों को अलग होते चले गए। तो ये थे हमारे कुछ राज्यों के पुनर्गठन का आधार और कैसे। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़ लेंगे तो ओवरऑल चैप्टर की थ्योरी हमारे समझ में आ जाएगी। सो आप ज़रूर इन क्वेश्चन आंसर को पढ़िए और लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।